सो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने थोड़े से मॉडुलस वगैरह का हम लोगों ने चीज़ें देख ली थी, राइट। अब आज जो है हमारे पास डेंसिटी किस तरीके से डिक्रीज होगी, कैसे क्या होगा, ये सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। कल आपको मैंने एक क्वेश्चन कराया था, उसके बेस पे भी अगर मैं एक चीज़ आपको बोलता हूँ कि अगर यहाँ पर कोई एक बॉल रखी है और यहाँ पे अगर कोई एक मास रखा हुआ है, राइट, तो डेंसिटी जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है, राइट। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब अगर मैं किसी भी बॉडी के ऊपर, जैसे इसके ऊपर मैंने अब एक मास रख दिया है, अब इसको मास रखने की वजह से क्या होगा बेटा, यहाँ पर हमारे पास नीचे की तरफ फोर्स लगेगा और फोर्स लगने की वजह से इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, थोड़ा सा घट जाएगा। अगर लेकिन वॉल्यूम घट जाता है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि अगर कोई भी बॉडी पर मैं एक्सटर्नल मास m रख देता हूं तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे स्फेरिकल बॉल का जो मैंने इसके अंदर रखा है, तो यहाँ पर हमारे पास जो इसकी डेंसिटी है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, राइट। तो ये एक छोटा मोटा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि हमारे पास जितनी भी इलास्टिक की प्रॉपर्टीज थी लगभग हम लोगों ने सारी कर ली हैं। आज तो उसके इफेक्ट्स और वही कि इसके एप्लीकेशन कहाँ पर हैं, क्या क्या एप्लीकेशन रहते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों को आज देखने को मिलेगी, राइट। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से कि जो आपके पास गर्डर्स होते हैं, गर्डर्स क्या होते हैं सर, हमें तो नहीं पता। अच्छा, गर्डर्स तो नहीं पता होंगे, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एक गर्डर है मेरे पास जिसे हम लोग हिंदी में गार्टर बोलते हैं, जो कमरे में लगाते हैं सपोर्ट देने के लिए। इसे लेंटर पड़ रहा है, अब ये देखिए यहाँ पर ये लेंटर जा रहा है, पीछे आपको गर्डर दिख रहा है सपोर्ट देने के लिए, जो ये वाला जो गोल सा जो है पिलर टाइप, हाँ पिलर टाइप, जिसको गार्टर बोलते हैं, है ना, देशी भाषा में गार्टर बोलते हैं। ये गार्टर लगा दियो, गार्टर इसलिए लगा छत ना गिर जाए, सपोर्ट देने के लिए। अब छत गिरती क्यों है, आज इस चीज़ को जानेंगे, और इसको हम लोगों ने ऐसा ही क्यों बनाया ये भी आज हम लोग देखेंगे, राइट। वेल, गर्डर्स दे आर जनरली गिवन आई शेप। कैसा शेप दिया जाता है, आई शेप दिया जाता है। और इसका जो है अभी हम लोग देख भी लेंगे किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है कि हमारे पास ये आई शेप का कैसे आता है। तो लेट मी टेल यू दिस विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल, राइट। अब यहाँ पर ये स्केल इस तरीके से है मेरे साथ, ठीक है। अब इसकी लेंथ है, इसकी ब्रेड्थ है और इसकी थिकनेस भी है, इसकी थिकनेस भी, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे बना देता हूं तो मेरे पास कुछ इस तरीके का आएगा ये स्केल जो आपके सामने यहाँ पर, राइट। अब मैंने यहाँ पर बीच में कोई एक वेट रख दिया W यहाँ पर मैंने वेट रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इस पे W रखते ही देखो बेंड हो जाएगा। अरे यार, अगर मैं अभी तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मान के चलो ना कि अगर यहाँ पे अगर वेट रख दिया जाएगा तो ये बीच से ऐसे बेंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी कि ये जो मान के चलता हूँ, मेरे पास रेक्टेंगुलर स्लैब था इस तरीके, जिसके हमारे पास LVH तीनों चीज थी, इस पे मैंने बीच में वेट रख दिया और साइड में चलो ऐसे सपोर्ट, मेरे पास कोई एक इनको सपोर्ट करने के लिए मटेरियल, राइट। तो इसमें जो मेरे पास ऐसे कुछ ना कुछ बेंड आ जाएगा भाई। पहले तो मेरे पास यहाँ पे ऐसे हुआ करता था, लेकिन वेट आने की वजह से हमारे पास नीचे से क्या हो गया, झुक गया ना। तो यहाँ पर जितना ये झुका है, ये जो डिप्रेशन आया है, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, डेल्टा। यानी कि चेंज आया है मेरे पास, ये कितना आया है मेरे पास, डेल्टा आया है। अब इस डेल्टा की जो वैल्यू होती है ये आपके पास कितनी होती है, इसको जान लेते हैं। इसका पूरा डेरिवेशन है, डेरिवेशन तो आप लोगों के बिल्कुल काम की नहीं है कि वो BSc वगैरह में कराई जाएगी, ठीक है। तो डेल्टा आता है बेटा, उसकी वैल्यू होती है डेल्टा इज इक्वल टू WL³ अपॉन 4YBD³। यानी कि जो बेंडिंग है आपके पास जो इस तरीके से हो रही है, ये डेल्टा एक किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ के प्रोपोर्शनल है। यंग्स मॉडुलस, डेप्थ, D डेप्थ, B ब्रेड्थ, L लेंथ और D क्या है हमारे पास, डेप्थ, राइट। अब आपको भी पता है कि अगर मैं वेट एक लिमिट तक बढ़ाऊंगा तो ये स्केल क्या हो जाएगा, एट द एंड टूट जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि इसको अगर कम कर दिया जाए, अगर मैं इसको कम कर दूं तो मेरा स्केल टूटने से बच जाएगा। बेसिकली यही तो है जो मेरे पास डेविएशन आ रहा है कि नहीं। अगर मैं इसको कम कर दूंगा तो मेरा स्केल टूटने से बच जाएगा। इसको कम करने के मेरे पास 3-4 तरीके हैं। पहला,
ऐसा यंग मॉडुलस, ऐसा मटेरियल लूं जिसका यंग मॉडुलस काफी ज्यादा है, ये ज्यादा हो जाएगा तो ये कम हो जाएगा, एक। दूसरा, उसकी ब्रेड्थ को बढ़ा दूं, यानी कि इसकी जो ब्रेड्थ है इसको बढ़ा दूं, डबल कर देता हूं लेट्स से, तो इसकी ब्रेड्थ को डबल करने से मेरा जो डेविएशन है वो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ये भी फायदेमंद है। तीसरा क्या है, मैं उसकी डेप्थ को बढ़ा दूं, और अगर डेप्थ को बढ़ा देता हूं तो ये भी कम हो जाएगा, और डेप्थ का तो क्यूब है, डेप्थ को 2 गुना बढ़ाने पर ये 8 गुना कम हो रहा है। इसका मतलब मेरा सबसे ज्यादा फायदा है जब मैं डेप्थ को बढ़ा दूंगा, राइट। अब देखिए यहां पर आपके सामने मैं डेप्थ बढ़ाने जा रहा हूं, ये एल था, ये ब्रेड थी और इसकी थिकनेस ये थी, राइट। इस थिकनेस को अगर मैं ऐसे कर देता हूं तो अभी थिकनेस मेरे पास डी ए वाली हाइट हो जाएगी, राइट। अब जब मैंने थिकनेस बढ़ा दी है बेटा, तो कहानी क्या होगी, ब्रेड तब भी सेम है, देखो ब्रेड यही है, लेकिन जब ब्रेड पहले ऐसे थी मैंने उसको ऐसे कर दिया है, तो अब यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह की कहानी आ जाएगी, ये मैंने डेप्थ बढ़ा दी इसकी, ब्रेड अब भी वही, राइट। और ये मेरे पास ऐसे, ये तो लेंथ चल जाएगी, फर्क नहीं, लेकिन मैंने डेप्थ क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब होगा क्या कि जब मैंने ऐसे बढ़ा दिया, राइट, जब मैं यहाँ पर वेट लगाऊंगा तो इस बार वेट की वजह से थोड़ी सी बेंडिंग हो जाएगी। अभी अगर मैं इस पे यहाँ पे वेट डालता हूँ तो इसकी जो शेप हो जाएगी वो कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगी कि यहाँ से ऐसे थोड़ी सी हल्की सी होगी, पर इस बार इतनी नहीं होगी कि आपके पास जो पैर थी उससे आपके पास कम हो। लेकिन ये सारी जो फिनोमेना है ये सब रेलवे ब्रिज वगैरह, आपके जो सड़कों पे ब्रिज बनते हैं सब इनमें यूज होता है। और अगर ऐसे बैंड होने लगे ठीक है, एक वेट तक तो संभाल लेगा, लेकिन जब बहुत सारे व्हीकल्स आ गए फिर तो बैंड हो गए। इस बैंडिंग को हम लोग कहते हैं बकलिंग। जो आई शेप नॉर्मल इसमें बकलिंग बेंडिंग आई, इसको हम लोग बोलते हैं बकलिंग। और ये तो मैं छोटे लेवल पे तुम्हें दिखा रहा हूँ, स्केल के लेवल पर, वहां पे ट्रक का मास, बस का मास, गाड़ियों का मास अगर ऐसे आने लगा तो ये बकलिंग तो एक टाइम पे इतनी आएगी कि टूट ही जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको आई शेप बना देते हैं। कैसा बना देते हैं? आई शेप। अब देखो आई शेप से क्या फायदा होगा, ये बना देते हैं हम लोग। अब इसको अगर मैं पूरा बनाता तो भी उतना ही काम आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं यहां पे बना रहा हूं, मटेरियल यहां पे भी लगाऊंगा और यहां पर भी लगाऊंगा, तो भी ये उतनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा जितनी ये अब कर रहा है। क्योंकि मैंने डेप्थ बढ़ा दी बेसिकली, और रोड तो मेरे पास ये जा रही है, ऐसे 3D है फिर, समझ रहे हो, रोड तो ये जा रही है। इस पे नीचे जो आप मेट्रो के पिलर्स वगैरह देखोगे तो ये सारे आई शेप पे लगे रहते हैं, ध्यान से देखना जाकर। जो मेट्रो के सपोर्ट होते हैं यहाँ पर देखोगे तो ये भी ऊपर से हमने कर रखा है, पूरा नीचे का जो है ये जो गोल रखा है ना, पूरा गोल गोल सा हो रखा है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा मोटा मोटा सपोर्ट लगाते हैं, तो ऊपर से आई शेप कर देते हैं। यहाँ पे अगर मैं लगाऊं कोई मटेरियल है ना लगाऊं तो इसकी स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जिससे कॉस्ट क्या हो जाती है, कम आ जाती है, और हमारे पास काम आगे पहुंच जाता है। तो बेसिकली हमने क्या किया, डेप्थ बढ़ा दी। देखो पहले डेप्थ हमारे पास छोटी सी थी, हल्की सी थी डेप्थ, ठीक है। जब मैंने डेप्थ बढ़ा दी तो इसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ में तो कोई लॉस होगा नहीं। मोर ओवर सरफेस एरिया से डार्ट्स प्रोवाइड कर दिया, जिसकी वजह से आपका लोड बहुत ज्यादा तक ये टिक सकता है और बहुत ज्यादा लोड को ये एक्वायर भी कर सकता है। तो इसलिए पूछा जाता है आपसे कि जितने भी गर्डर्स हैं वो आपके पास आई शेप के क्यों दिए जाते हैं, या फिर जो आपके कंस्ट्रक्शन ब्रिजेस वगैरह होते हैं उसमें जो गर्डर्स बनाते हैं वो आई शेप के क्यों दिए जाते हैं। तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इससे हमारे पास क्या होता है, डेप्थ बढ़ जाती है, और डेप्थ बढ़ने की वजह से हमारे पास जो उसका बकलिंग है वो कम हो जाती है, और इसकी वजह से हमारे पास पुल के टूटने का या उसके टूटने का खतरा क्या होता है, कम हो जाता है, और वो आराम से ज्यादा वेट को सह सकता है। छोटे मोटे एक्सप्लेनेशन है, ये आप लोगों से पूछे जाता है, ठीक है। ऐसे ही आपसे पूछता है कि जैसे मैक्सिमम हाइट ऑफ अ माउंटेन, ये भी इलास्टिसिटी पर डिपेंड करता है बेटा। मैक्सिमम हाइट ऑफ अ माउंटेन भी इलास्टिसिटी पर डिपेंड करता है। कैसे? देखो अगर मैं बात करता हूं मैक्सिमम हाइट ऑफ अ माउंटेन की, तो आपके सामने मैं उसको आज इलास्टिसिटी से रिलेट करता हूं। कैसे? आइए देखते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास मैक्सिमम हाइट ऑफ माउंटेन का पता करना है, ठीक है। अब कोई भी हाइट पर कोई भी माउंटेन कितना स्ट्रेस झेल सकता है, इस बात का पता कैसे पड़ेगा? स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और आपको पता है फोर्स पर यूनिट एरिया ये मेरे पास प्रेशर के इक्वल भी होता है,
राइट। और प्रेशर अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको हम लोग जितनी हाइट पर है h टाइम्स रो डेंसिटी ऑफ रॉक जो भी आएगा इनटू g, ये आपसे बोला जाता है। ठीक है, किसी भी रॉक की इलास्टिसिटी, किसी भी रॉक की इलास्टिसिटी यानी कि हम लोग क्या बता रहे हैं, उसका स्ट्रेस कि कितना तक वो खींच सकता है, वो फिक्स रहती है जनरली 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये फिक्स है रॉक के लिए। और रॉक जो उसकी इलास्टिसिटी स्ट्रेस आती है वो हमारे पास इतनी आती है। ठीक है, ये फिक्स है, ये वैल्यू आपको गिवन है। हाँ, जो जनरली हमारे पास जनरली यहाँ पे रॉक पाए जाते हैं चट्टान वगैरह पे, उसकी जो हमारे पास है ये वैल्यू फिक्स। ठीक है, इसमें आपको याद नहीं करना है, आपको नहीं भी होगा तो आपको प्रोवाइडेड होगा, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। और प्रेशर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एच रो जी। और प्रेशर किसके इक्वल, बेसिकली स्ट्रेस के। तो आप कह सकते हो कि सर आपके पास एच रो जी ये इक्वल हो जाएगा इसके, क्योंकि तो हमारे पास वैल्यू सेम ही आई है 3 × 10⁸। अब ये h जो मैं निकालने जा रहा हूं ये h मैक्सिमम है, यानी कि किसी भी रॉक के लिए, किसी भी चट्टान के लिए वो जो पर्वत बना सकता है, वो जो हाइट जितना जा सकता है, ऊंचा वो कितना होगा वो आज आपको पता पड़ जाएगा। कैसे, डेंसिटी ऑफ द रॉक फिक्स रहेगी, ये जनरली रहती है रो 3 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, इतना रहता है। अब मैं h मैक्स अगर निकालता हूं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 × 10⁸ अपॉन डेंसिटी ऑफ रॉक कितना रहता है, देखो ये इलास्टिसिटी है उस रॉक की और ये डेंसिटी है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। 3 × 10⁻³ इंटू जी, 10 मान लूं, सबकी सहमति से 10 मान लेता हूं क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। इंटू 10, 3 से 3 गया, 10⁻4 से 4 गया, यानी कि ये 10,000 मीटर आ गया, 10,000 मीटर आया। कोई भी इस अर्थ के ऊपर अगर पर्वत बनता है तो उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी जा सकती है, 10,000 मीटर। इससे ऊपर का कोई भी माउंटेन आपको नहीं मिल सकता। माउंट एवरेस्ट जो आप बात कर रहे हो छुप छुप के, उसकी हाइट मैं आपको बता देता हूं, वैसे पता होनी चाहिए थी, 8,848 मीटर। हालांकि मेरे को ऐसा नहीं लिखना चाहिए, +-2 मीटर। ये +-2 क्यों होता है, क्योंकि कई बार डिपोजिशन ऑफ स्नो हो जाता है, कई बार नीचे से कुछ होती हैं, तो ये अभी रिकॉर्ड एक भी आया था 8,850 मीटर ही बोला गया था, तो है नहीं। देखो मैं अप्रोक्सीमेटली 10,000 आपके पास में अप्रोक्स पहुंच रहा है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर इससे ज्यादा हुआ तो भैया दुनिया में प्रलय आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों, याद करो, इसको हम लोग छोटे स्केल में देखते हैं। एक वायर था, उस वायर में आप एक मैक्सिमम लिमिट तक स्ट्रेस डाल सकते हैं। अगर आपने उससे ज्यादा स्ट्रेस डाला तो इट विल ब्रेक अंडर इट्स ओन वेट। कल कराया था मैंने, वो लेंथ जिस पे हमारा वायर अपने आप टूट जाएगा उसके अंडर इट्स ओन वेट, तो यहां पर भी यही कहानी आ जाएगी। अगर इससे ज्यादा हाइट रही तो माउंटेन विल ब्रेक अंडर इट्स ओन वेट, क्योंकि उसका स्ट्रेस लिमिट क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस ज्यादा हो जाएगा और सेफ्टी फैक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोई भी मटेरियल जो है हमारे पास किस पे काम करता है, सेफ्टी स्ट्रेस। देखो सेफ्टी पॉइंट क्या होता है, देखो सेफ्टी पॉइंट क्या होता है, जो आपका ब्रेकिंग स्ट्रेस है, इसको जब आप डिवाइड कर देते हैं आपके वर्किंग स्ट्रेस से, तो आपके पास आपका एक नया पॉइंट आता है जिसे कहते हैं सेफ्टी पॉइंट। सेफ्टी पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जहां तक आप लोग इसको खींच सकते हैं। जनरली जितनी भी मशीनें हैं, जो भी आप लोग आसपास यूज करते हैं, अगर तरीके से करते हैं तो वर्किंग स्ट्रेस हमेशा बेटा कम रखा जाता है एज कंपेयर टू ब्रेकिंग स्ट्रेस, ताकि आपका सेफ्टी पॉइंट बढ़ जाए। देखो अगर ये बढ़ गया तो ये कम हो जाएगा इसका रेशियो, तो सेफ्टी पॉइंट घट जाएगा, इसलिए इसको कम रखना है ताकि ये जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वर्किंग स्ट्रेस इज ऑलवेज केप्ट लेस एज कंपेयर टू द ब्रेकिंग स्ट्रेस, ये भी आप लोगों को पता रहना चाहिए। समझ में आती है इतनी बातें, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है? इसको छाप लो, फिर फटाफट से अगले टॉपिक पे चलते हैं। चलिए, अब आज आपसे एक चीज मैं जनरली ऐसे आउट ऑफ बॉक्स पूछना चाहता हूँ, आउट ऑफ बॉक्स सिलेबस में, इन सिलेबस है कि मैंने आपको ना 2 सिलेंडर दिए, एक जो
अंदर से पूरा लोहे से भरा हुआ है, पूरा लोहे से भरा हुआ है, यानी कि मैं इसे कहता हूं सॉलिड शाफ्ट, ठीक है। और एक जो अंदर से मैंने इस पोर्शन को काट दिया, ये हॉलो कर दिया, ठीक है। लेकिन सुनना ध्यान से, ये जो मैंने काटा इसको मैं इस तरीके से कर रहा हूं कि जो मैंने काटा है इसको बाहर नहीं फेंक रहा, जो इसको काट के जो वॉल्यूम आया उसको मैंने इसी पे लगा दी, ताकि मैं जो है इसकी रेडियस आया यहाँ पे मतलब ऐसे लगा दिया, इसकी रेडियस बढ़ा दी मैंने, वॉल्यूम कम नहीं होने दिया मैंने, जहाँ काटा हाँ, लेकिन अंदर से इसे खोखला कर दिया। बस अंतर इतना किया है कि मैंने वॉल्यूम क्या रखा है दोनों का सेम। क्या होल्स वोल्स कुछ बंद नहीं करे, बस जो अंदर से काट पीट के मटेरियल आया था मैंने उसे बाहर चढ़ा दिया, ऊपर चढ़ा दिया, ठीक है। सच दैट कि अंदर का पोर्शन अब क्या हो गया मेरे पास, हॉलो हो गया है। ये पूरा भरा हुआ सॉलिड है, ये क्या है मेरे पास, सॉलिड शाफ्ट। और ये कैसा शाफ्ट हो गया है, इसको तुमने कमजोर कर दिया, तो उतना पार्ट ही हॉलो है ना। हाँ, अंदर अब पूरा पार्ट हॉलो हो गया ना, अंदर का भी यहाँ से खाली है। अरे अब वो यार मेरे से सिलेंडर सही से नहीं बना, यहाँ से अब तुम ऐसे बना दो तो तुम्हारी मर्जी है कितना बना दो। ये लो, ये अंदर का ये वाला पोर्शन खाली हो गया, बाकी अब यहाँ पे आग चढ़ गया जितनी परत चढ़नी थी। कुल मिला के वॉल्यूम आपको यहाँ पर क्या है, सेम वॉल्यूम क्या है आपके पास, सेम है, राइट। मैं आपसे पूछता हूँ कि इन दोनों में से कौन सा शाफ्ट आपको देखने में मजबूत लग रहा है, हॉलो या सॉलिड? सॉलिड, ठीक है। मुझे भी जब मैं वहां बैठा था तब यही लगता था, लेकिन आज वैसे आंसर की एक्सपेक्टेशन मुझे सॉलिड की थी, पर वही सोच रहा था कि कोई एक आध बच्चा हॉलो बोल दे, तो कोई नहीं बोला, क्या अच्छी बात है। हॉलो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हॉलो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैसे? हाँ, कैसे ये नहीं पता ना, आज देख लेते हैं। देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पर एक ये वाला पेन ले लेता हूँ, राइट, और ये सिलेंडर की तरह ही है, ठीक है, और इसके टॉप पोर्शन को जो है मैं क्या करता हूँ, फिक्स करता हूँ कि टॉप पोर्शन नहीं मिलता, और यहाँ पे नीचे एक अपना टॉर्क लगाता हूँ जिसकी वजह से ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और ट्विस्ट हो रहा है, ठीक है। एक कहानी ये है कि मेरा जो मान के चलिए ट्विस्ट हो रहा है, ठीक है, एक कहानी ये है। और दूसरी बार मैं वही चीज सॉलिड हॉलो सिलेंडर के साथ करूंगा, उसको भी ट्विस्ट करने की कोशिश करूंगा। जिसको ट्विस्ट करने में मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसका मतलब वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और ये ट्विस्ट जो मैं करूंगा इसको मैं टॉर्क भी बोल सकता हूँ, ये रोटेशनल इफेक्ट दे रहा है कि नहीं? रोटेशनल इफेक्ट मतलब बेसिकली दे रहा है। अभी इसका ना पूरा डेरिवेशन भी आती है, पर वो सारा तुम्हारा वही हायर क्लासेस में डेरिवेशन हम लोग लेंगे नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला जो है मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। जिसको पूछना है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, क्लास का पूछना, क्योंकि यहाँ पे बताने का कोई सेंस नहीं है। ये बहुत अच्छा खासा फॉर्मूला है जिसमें मेरे को ये करना पड़ेगा, पूरा एक सिलेंडर निकालना पड़ेगा, फिर इससे छोटा सिलेंडर निकालना पड़ेगा, फिर मुझे तुम्हें इमेजिन कराना पड़ेगा कि ये इस पोर्शन से जो है इस पोर्शन तक गया, फिर मैं इसको यहाँ से लेकर एक सिलेंडर की हाइट ये फिर मैं यहाँ से दो एंगल बनाऊंगा, तो फिर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ दिस। गोली मारने से पूछना है, क्लास के बाद पूछना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि उस समय पर जो हमारे पास टॉर्क आता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई ईटा आर की पावर 4, पाई ईटा आर की पावर 4 बाय 2 है। ये मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आता है। हाँ, टॉर्क जो आपको ट्विस्ट जो आप कर रहे हो, ठीक है, दोनों केसेस में, सबके केस में मतलब टॉर्क कितना आएगा दोनों केस में, तो केस तो बनाऊंगा ना। ये तो चलो आप सॉलिड का तो केस बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है, सॉलिड की अगर आपने रेडियस आर मान ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट हॉलो शाफ्ट में तो आप आर नहीं मान सकते ना, हॉलो शाफ्ट में आप आर नहीं मान सकते। यस, आर प्लस आर की नहीं, मैं इसको अगर R2 मानूंगा और छोटे वाले को अगर मैं R1 मानूंगा, तो जो रेडियस बचा वो तो R2 माइनस R1, क्योंकि हमारे पास ये तो हट गया ना यहाँ से, मटेरियल जो है हमारे पास ये R2 माइनस R1 का रेडियस से रह जाएगा। ये तो 9th क्लास में क्वेश्चन करे होंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के। हाँ, तो कुल मिला के जो इसका टॉर्क आएगा, अगर मुझे वो निकालना हुआ फॉर सॉलिड शाफ्ट का ये रहा, और हॉलो शाफ्ट का टॉर्क कितना आएगा, पाई टाइम्स ईटा R2 माइनस R1 की पावर 4 पूरी का है अपॉन में 2n। इसको मैं टॉर डैश लिख देता हूं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? सीधी सीधी बात है, नॉर्मल कहानी कर रहा हूँ। टॉर्क कितना प्रोड्यूस हो ये निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। टॉर्क मतलब कितना ट्विस्ट कर रहा है, और जिसे मुझे ज्यादा मेहनत लगेगी इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग है। भाई सीधी सीधी बात है, यहाँ पे दो बंदे खड़े हैं, जिसको निकालने में, जिसको हिलाने में मुझे ज्यादा मेहनत लगेगी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
कहानी तो ये होनी चाहिए, यही है, राइट। अब मैं अगर टॉ डैश बाय टॉ निकालता हूं दोनों डैश तो सॉरी टॉ डैश बाय टॉ निकालता हूं तो मेरे पास देखो बेसिकली 12 में पाई का सब कुछ कट जाएगा यार, बेकार की कहानी करने की फायदा नहीं है। मेरे पास जाएगा r2 माइनस r1 की पावर 4 अपॉन में r की पावर 4, राइट। यहां तक क्लियर है। अच्छा इसे देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर और इसकी पावर 2, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिख रहा है और उसका स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी का स्क्वायर चलेगा, चलेगा ना। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं अपॉन में r की पावर 4 इज इक्वल्स टू r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर इनटू r2 का स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर अपॉन में r की पावर 4। यहां तक किसी कोई दिक्कत? a प्लस बी माइनस बी खोल दिया मैंने, क्लियर है? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा। अब कहानी करते हैं आगे की कि मेरे पास दोनों सेम मटेरियल से बनाए गए, क्योंकि जो मैंने इसे काटे से बाहर थोड़ी फेंका है, इसको मैंने बाहर इधर लगा दिया कहीं पे, है ना। तो इसका मतलब इनका वॉल्यूम क्या है, सेम है। और ये क्या है, सिलेंडर, जिनकी लेंथ भी सेम रहेगी, लेंथ भी सेम है। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, पाई r स्क्वायर एल, वॉल्यूम दोनों का सेम है, इज इक्वल्स टू पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इनटू एल, राइट। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉल्यूम सेम रखना है मैंने। तो पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर एल, पाई से पाई गया, एल से एल गया, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल्स टू r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, यानी कि ये r जो रेडियस है तब आएगा जब आप r2 में से कुछ माइनस करोगे। तो सिमिलरली r2 बहुत बड़ा है, मतलब r2 बड़ा है, r2 बड़ा है इस r से, तो दिख रहा है ना कि जब आप इसमें से करोगे तो आपका जो है ये कहानी आएगी, ठीक है। अब आप इस r2 माइनस r1 स्क्वायर को r स्क्वायर रख सकते हैं, तो यहां पर आप देखना जरा, इसको आप r स्क्वायर रख सकते हो, समझ पा रहे हो कहानी। तो इसको यहां पे लिख दूं, मेरे पास वैल्यू आएगी इधर से टॉ डैश अपॉन टॉ इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिख दूं मैं, r स्क्वायर अपॉन में r4 थाई, इससे कट जाएगा तो r2 और ब्रैकेट में बचेगा आपका r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर और ये 2 बचा नीचे। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आ रही है टॉ डैश अपॉन टॉ की, वो आ जाएगी r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर, यानी कि टॉ डैश आपके पास ज्यादा आ रहा है, देखो ना यहाँ पर टॉ डैश, इसका मतलब ये तो है ना ये r2 बड़ा था और बड़े में कुछ ऐड करोगे तो वैल्यू और बढ़ जाएगी। यहाँ से पता पड़ा मुझे कि r2 बड़ा था, बड़े में कुछ ऐड करोगे तो बड़ा आ जाएगा, यानी टॉ डैश व्हिच शोज therefore टॉ डैश इज ग्रेटर देन टॉ, यानी कि पर यूनिट ट्विस्ट करने में जो आपको रोटेशनल फोर्स लगाना पड़ रहा है वो किस केस में ज्यादा है, टॉ डैश में। और टॉ डैश किसका लिया था मैंने, इसका लिया था। इसका मतलब हॉलो सिलेंडर को ट्विस्ट करने में आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, उसको घुमाने में पर यूनिट डिग्री जितना आप घुमाओगे उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, और ज्यादा फोर्स लगाने का मतलब वो ज्यादा मजबूत है। इसीलिए अगर मुझे इलेक्ट्रिक के पोल्स लगाने होते हैं तो इलेक्ट्रिक के पोल जो आपके यहाँ पे गड़े हुए हैं, बड़े बड़े से पोल्स जो जिनसे आप लोग कनेक्ट करते हैं, ये अंदर से खोखले होते हैं, क्योंकि जो अंदर का सॉलिड मटेरियल है उसको हम लोग हटाकर उसको बाहर लपेट देते हैं ताकि हमारे पास वो हॉलो बन जाए और उसका पर यूनिट टॉर्क जो है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। गाड़ी में भी एक शाफ्ट लगी होती है, एक्सल जिसे हम लोग बोलते हैं, जो कि आगे से लेकर पीछे वाले पहिए तक जाता है और फिर वहां से इधर साइड में जाता है और टायर फिर वो घूमता है। वो भी जो शाफ्ट होता है अंदर का, वो भी कैसा होता है, हॉलो बनाया जाता है। और आपके पास आपका आंसर आपके सामने है कि व्हाई हॉलो शाफ्ट इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द सॉलिड शाफ्ट। क्या बेटा, हाँ वो मजबूत रहेगा, फोर्स की बात नहीं है वहां पे, वो सॉलिड शाफ्ट जो है वो मजबूत रहेगा, ज्यादा समय तक चलेगा, ठीक है। इतनी चीज समझ में आती है। अच्छा, इसके बाद एक जो टॉपिक आता है वो हमारे पास आता है, भैया एक मिनट, हाँ जी, जैसे आपने वो जो सिलेंडर था हमारा ये वाला,
हॉलो वाला Hollow। उसके अंदर से काट के हमने उसी के ऊपर लेयर हाँ लेयर चढ़ा दी। तो फिर लेंथ इसकी इंक्रीज होनी चाहिए ना जब तो मैंने वही तो कहा कि जो यहाँ पे बचेगा मेरे पास उसको मैंने R2 माइनस R1 ले रखा है। लेंथ की बात कर रहे हो। लेंथ कैसे इंक्रीज हो जाएगी मुन्ना? लेंथ तो वाह, अगर मेरे पास ऐसे कोई चीज है और आप ऊपर ऐसे चढ़ा रहे हो, हाँ, तो कैसे लेंथ इंक्रीज हो जाएगी? ऐ थोड़ी चढ़ा रहा हूँ बेटा, तो गर्थ इंक्रीज होगी ना। गर्थ इंक्रीज हो जाएगी। तो वो तो रेडियस मैंने चेंज ला ही रखा, मैंने R थोड़ी लिया है बेटा, R2 और R1 लिया है। और किसी तरह की कोई समस्या, बाधा, दुविधा नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ना मिटाऊं, अच्छा तो यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह तो है। नया टॉपिक जो है वो आपके पास आता है इलास्टिक फटीग। क्या आता है? इलास्टिक फटीग। वैसे फटीग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बेहोश हो, वाह 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 वाह, फेंट और फटीग में अंतर ही नहीं पता है। टायर्ड, बिल्कुल, मैं क्या बिल्कुल टायर्ड वर्ड यूज कर सकता हूँ। बेटा देखो एक्चुअल में क्या है, सपोज करो मैंने एक पेंडुलम लगा रखा है और नीचे उसके बेस है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि उस पेंडुलम को ऐसे घुमा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ। तो आप लोग देखोगे घुमाने के बाद जब मैं वो छोड़ूंगा पेंडुलम जूम करता हुआ वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। वो थोड़ा सा घूमेगा, राइट, और नंबर ऑफ रोटेशन इस बार थोड़े ज्यादा भी होंगे। फिर आपने क्या किया, दोबारा घुमाया, दोबारा घुमाया, दोबारा घुमाया। अब की बार वो आएगा लेकिन इस बार नंबर ऑफ रोटेशन थोड़े से कम हो जाएंगे। फिर और घुमाते जाओगे तो और कम होता जाएगा। कुल मिला के एक टाइम ऐसा है, बहुत ज्यादा घुमाओगे तो तार ही टूट जाएगा। तो इलास्टिक फटीग क्या होता है कि जब भी आप किसी भी मटेरियल को उसको टर्न करते हो, उसकी वजह से उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी वो लूज कर देता है। हाँ बिल्कुल, आपके पास एक वायर है, आप उसे घुमाते रहते हो तो जैसे वो देखा नहीं वो वाला वायर जब घुमाते टूट जाता है वो। हाँ। जो प्लम्बर वगैरह यूज करते हैं, जो वायर आता है, लेंथ बहुत ही हाँ बढ़ती है, माइन्यूट सा, हो सकता है कम भी हो जाए, बढ़ भी जाए, ठीक है। तो वो जो घुमाते हैं वो तोड़ते हैं, क्योंकि वो ऐसे खींचो बिल्कुल नहीं टूट सकता उसका। हाँ, प्लम्बर जो यूज करते हैं, पता नहीं सो क्या कहते हैं, मेरे को नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, ठीक है। लेंटर में वायर में डलती है वो, लेंटर जब होता है तभी वही वायर डलती है। तो उसे आप ऐसे खींचो तो कभी नहीं तोड़ सकते, पर आयु घुमाओगे। अब वो हमें पता है कि कोई जानवर भी होगा, अगर बंदर या जो भी है, वो भी इसको घुमाएगा तो नहीं, और हम तो घुमाएंगे नहीं, इसलिए हम लोग इसी को यूज कर लेते हैं। जंग खा के बेकार हो जाएगा, लेकिन ऐसे खींच के या वो करके नहीं टूट सकता, उसका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बहुत ज्यादा रहता है, आसानी से टूटेगा नहीं, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या आता है, इलास्टिक फटीग आ जाता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल लॉस आफ्टर रिपीटेड सर्कुलर स्ट्रेन इज कॉल्ड इलास्टिक फटीग, ठीक है। इलास्टिक फटीग के बाद आपके पास जो नया टॉपिक आता है वो आता है इलास्टिक हिस्टेरेसिस। ये देखो बेटा, ये जनरली उन मटेरियल में पाया जाता है जो जनरली नॉन इलास्टिक रहते हैं। एग्जांपल रबर। रबर को मैंने बताया था इसकी इलास्टिसिटी होती ही नहीं है ना, हम लोग खींचता है वो अलग चीज होती है जो हम लोग आज तक सोचते हैं। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये चीज कराई थी, इसका ग्राफ बनाया था बिल्कुल इलास्टोमर से अलग बना था, किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं था। अगर आपको याद हो इलास्टोमर से ग्राफ ऐसे बना, फ्रैक्चर पॉइंट बहुत जल्दी आ जाता है इसका। एक रबर को आप खींचते हो तो वो काफी जल्दी टूट जाएगी, और मैं डिपेंड ऑन द रबर एज वेल, कहीं अच्छा रबर ले लो तो। बट कुल मिला के कहानी ये होती है कि आपने एक रबर ली, उसको खींचा 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 और एक पॉइंट तक पहुंच गए, तो उसका ग्राफ सीधा तो आने वाला नहीं है। तो यानी खींचने का मतलब क्या है कि आप हर पॉइंट पे उसका लोड बढ़ा रहे हो। आप क्या कर रहे हो, हर पॉइंट पर उसका लोड बढ़ा रहे हो, और जब आप लोड बढ़ा रहे हो तो कुल मिला के स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ अगर मैं देखता हूं, उसके स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ देखता हूं, तो मेरे पास मान के चलिए कुछ ऐसा आ रहा है, कुछ भी आए, ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है, कैसा दिखा दो, ऐसा आ गया, ठीक है। लेट्स से ये O पॉइंट था, ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट था, राइट। अब जब आपने उसको छोड़ा तो एक बात तो पक्का है कि ये इस पाथ को रिट्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या है हमारे पास इलास्टोमर्स है, और इलास्टोमर्स में स्ट्रेस स्ट्रेन का पाथ रिट्रेसेबल नहीं है, ये बात तो पक्की है। तो जो रबर है वो अपना दूसरा पार्ट ढूंढेगी और वो इस तरीके से चली जाएगी। स्ट्रेस और स्ट्रेन का पाथ में ये नहीं है। नहीं, स्ट्रेस और स्ट्रेन का पाथ, ये वाला पाथ तब का है बेटा जब आपने उसमें लोड बढ़ा रहे हो, लोड बढ़ा रहे हो, लोड बढ़ा रहे हो एक पॉइंट के बाद, तो ये वाला आ रहा है ऊपर वाला, वापस वाला सीन है। जब आपने लोड बढ़ाया था तब आपके पास ये OAB वाला पोर्शन आ गया, जब उसे लोड हटा रहे हो हटा रहे हो हटा रहे हो तो आपके पास ये वाला कर्व आ गया, BCO मान लेते हैं, राइट। वापस उस पर नहीं जा सकता, ये इलास्टोमर है, ये तो हमने देखा था,
तो इलास्टोमर रिपीट तो नहीं। और मैंने ये पॉइंट भी बोला था कि वापस सिर्फ तब तक जाता है जब तक परमानेंट सेट ना आए उसमें। अगर परमानेंट सेट आया तो अब वापस कभी नहीं जा सकता वो। ये बात भी हम लोगों ने देखी थी पहले लेक्चर में, राइट। अब हुआ क्या कि वर्क डन जब आप उसको लोड कर रहे थे, इन लोडिंग, वो आपका OAB है। और वर्क डन इन अनलोडिंग, अनलोडिंग मतलब आप उससे रिमूव कर रहे थे तो आपका BCO पाथ है। रिट्रेस तो हुआ नहीं, तो इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है बेटा, इसी पोर्शन को हम लोग कहते हैं हिस्टेरेसिस कर्व। क्या बोलते हैं? हिस्टेरेसिस कर्व। और ये हिस्टेरेसिस कर्व क्या होता है? कितना वर्क लॉस्ट हुआ इन द फॉर्म ऑफ हीट। बेसिकली ये जो शेडेड पोर्शन है आपको क्या दे रहा है? कितना आपका जो लोडिंग और अनलोडिंग में एनर्जी लॉस हुई इन द फॉर्म ऑफ हीट। बेसिकली हीट की फॉर्म में लूज हो जाता है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? हिस्टेरेसिस कर्व। आपसे पूछा जाता है दो मटेरियल हैं, एक का हिस्टेरेसिस कर्व कुछ ऐसा आया है और दूसरा मटेरियल है उसका हिस्टेरेसिस कर्व कुछ ऐसे आया है। गाड़ी के लिए कौन सा वाला परफेक्ट रहेगा? तो आप कहेंगे बी वाला। क्यों? क्योंकि सर इसमें जो लॉस हो रहा है ना, हीट लॉस काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से टायर गर्म होकर हो सकता है फट जाए, कुछ भी पॉसिबिलिटी होती है। तो हम लोग गाड़ी के टायर के लिए ऐसे रबर का सिलेक्शन करते हैं जिसका हिस्टेरेसिस लॉस काफी कम हो और वापस से रीगेन करके वो अपने ओरिजिनल शेप में जा सकता है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब अगर इतना समझ में आ गया है तो मैं ये वाला क्वेश्चन मिटा दूं, ये वाला क्वेश्चन मिटा दूं अभी। अगर आपको इतना समझ में आया है तो जो अभी का या आज का या इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है उसे समझते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच वायर। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच वायर। बेसिकली इस वायर को आप क्या कर रहे हो? स्ट्रेच कर रहे हो, तो इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है ये समझना। देखो एनर्जी और वर्क ये आप लोग बचपन से जान गए अब कि ये सेम होता है। वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? ठीक है, अभी आपने इसमें स्ट्रेच नहीं किया इसको, तो इसके अंदर कोई ऐसा फोर्स डेवलप नहीं होगा। देखो सीधी सीधी बात है, अगर मैं यहाँ से किसी एक बच्चे को खींचूं तो वो बच्चा चाहेगा सर आप मुझे मत खींचो, और उसकी वजह से वो एक ऑपोजिंग फोर्स कर रहा हूँ। अरे वो तो कोशिश करेगा कि ना खींचे, बच्चा लगाएगा तो भाई वो नहीं चाहता अपनी पोजीशन से हिलना। ऐसे मैं इस वायर को यहाँ पे खींचूंगा, जब तक खींचा जाता तो हमारे पास इनिशियल तुम्हारे पास कोई फोर्स था नहीं, रिस्टोरिंग फोर्स नहीं था, राइट? और जब मैं इसे खींचूंगा और लेट से मैंने खींचते वक्त इसे यहाँ तक डेल्टा एल की डिस्टेंस तक लेके आ गया, डेल्टा एल की डिस्टेंस तक लेके आ गया इसको खींचने पर, तो मैंने लेट से फोर्स लगाया एफ। जब मैं इसको खींचूंगा एफ तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ इसको एक रिस्टोरिंग फोर्स एफ भी खींचेगा। भाई सर रिस्टोरिंग फोर्स आएगा ना जो उसको कहेगा कि तू मत जा आगे, पार्टिकल अंदर वाली तो फोर्स आएगी कि मैं तेरे को आगे नहीं जाने दूंगा, तभी तो मैं एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, तो एवरेज फोर्स जो हो जाएगा वो आपके पास पहले इनिशियल फोर्स प्लस फाइनल फोर्स बाय 2, एवरेज निकाल रहे हो। इनिशियल फोर्स कितना है? 0, क्योंकि उस टाइम आपने खींचा ही नहीं तो कोई फोर्स लगेगी नहीं, तो 0 प्लस एफ बाय 2 यानी एफ बाय 2 आपके पास इनिशियल फोर्स, एवरेज फोर्स आई। और इस एवरेज फोर्स की वजह से जो आप लोगों के पास लेंथ इंक्रीज हुई कितनी? डेल्टा एल। तो आपके पास बर्डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डॉट डीएल। डीएल का मतलब आपके पास यहाँ पे कितना आ गया? डेल्टा एल, और एफ कितना आया था? एफ बाय 2। और यही बर्डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पूछना कैसे निकालना? तो ये ना निकल गया, छोटी सी डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन है, खेल W इज इक्वल टू एफ डॉट एस करना था बस, और एवरेज फोर्स निकालना है, राइट? इतना समझ में आता है? अब मैं आपसे कहता हूं अगर इस वायर का, इफ वायर हैज क्रॉस सेक्शन एरिया A एंड लेंथ L, तो ये इसका वॉल्यूम हो गया। अगर मैं इस वर्क डन को निकालता हूं इसका इस पूरे वॉल्यूम पे, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? F बाय 2 इंटू नीचे ही वॉल्यूम और ऊपर ही वॉल्यूम F इंटू डेल्टा एल, और ऊपर ही वॉल्यूम करना पड़ेगा। बट पूरे वॉल्यूम पे आपने वर्क किया है तो इंटू वॉल्यूम भी आपको यूज करना पड़ेगा। अब अगर मैं वॉल्यूम को खोल सकता हूं तो वॉल्यूम को क्या लिखते हैं? एरिया इंटू में लेंथ
भाई इसका एरिया ए है और लेंथ है तो इसका वॉल्यूम भी हो जाएगा। तो आपके पास इस वॉल्यूम को खोलो और इस वॉल्यूम को खोलो तो आपके पास आ जाएगा W इज इक्वल्स टू F/2 डेल्टा L। और देखो इस L को, इस वॉल्यूम को मैं लिख रहा हूं A इंटू L इंटू A इंटू L अपॉन में क्या लिख सकता हूं, एरिया इंटू लेंथ। तो यहाँ पे एरिया इंटू लेंथ, क्लियर है, कुछ भी नहीं किया, वॉल्यूम को लिख दिया है एरिया इंटू लेंथ। अब यहाँ पर देखिए फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, स्ट्रेस, डेल्टा L बाय L क्या होता है, स्ट्रेन। तो आपका वर्क डन आ जाएगा 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन डबल एस, स्ट्रेन इंटू एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम। तो ये आपके पास पूरा नेट फॉर्मूला आता है वर्क डन का कि फाइनल वैल्यू आपकी कितनी आती है। तो वर्क डन जो आपके पास आएगा, जो कि किसके फॉर्म में स्टोर्ड है, इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको आप U लिख देते हैं। तो ये आपके पास आता है 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, क्लियर है। अब इसी के आगे पूछा जाता है, पूछते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या पूछेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, जिसको मैं छोटे u से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तुम्हारी मर्जी है। तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया तो u इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, राइट। अगर तुमसे कह दे किसी भी सब्सटेंस को यंग मॉडुलस दिया गया है और स्ट्रेन के फॉर्म में निकालना है, तो यू नो वेरी वेल नाउ यंग मॉडुलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की जगह यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन डाल देना। तो U यानी कि ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देखो बड़ा U है पूरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ये छोटा U क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम। तो U इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू स्ट्रेस क्या है, Y इंटू स्ट्रेन। तो Y इंटू स्ट्रेन कितना हो जाएगा, स्ट्रेन का स्क्वायर। तो ये आपके पास इस तरीके से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ जाता है। इतना नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। ओके, सो जितना हमारे पास हो गया है, बस ये लास्ट टॉपिक था। ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपके पास यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस और पॉइजन रेशियो सिग्मा, सारी चीज करा चुका हूं मैं आप लोगों को। इनमें रिलेशन निकालने के लिए बोलते हैं, तो डायरेक्ट रिलेशंस होते हैं, इसकी डेरिवेशन वही बड़ी क्लासेस में है। तो अगर आपको इनके बीच कोई भी रिलेशन याद होंगे तो हो सकता है 3 चीज दी होंगी, चौथी पूछेगी। तो डायरेक्ट रिलेशन से निकलते हैं। तो ये रिलेशंस आप लोग नोट कर लेना अपने नोट्स में और याद रख सको तो बढ़िया है। बाय चांस क्वेश्चन पूछ ले तो ये है ना, तो फिर बाद में ये ना हो कि हमारे पास मैटेरियल हम क्या करें। तो ये पूछ सकता है, तो आपको चीजें प्रोवाइड रहेंगी, आपसे बहुत ज्यादा कुछ निकालने के लिए नहीं बोलेगा। इनमें 3 चीज दे देगा, चौथी चीज पूछ लेगा, 2 चीज देगा, तीसरी चीज पूछ लेगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशंस होते हैं। रिलेशन को अब मैं पढ़ के सुनाऊंगा, उससे कोई फायदा नहीं, टाइम की वेस्ट करना। फटाफट से क्वेश्चन पे आते हैं। तो पढ़ ही लोगे ना, तो पढ़ लिखे तो वही ABCD तो पढ़नी आती है, 1 2 3 वही लिखे हुए हैं बस। जहां पर K बल्क मॉडुलस है, सिग्मा पॉइजन रेशियो है, Y यंग मॉडुलस है, ईटा शियर मॉडुलस, राइट। यहां पर आते हैं, एक मटेरियल है जिसका पॉइजन रेशियो आपको 0.5 दे रखा है, यानी कि आपको सिग्मा इज इक्वल्स टू 0.5 दे रखा है। कहता है अगर यूनिफॉर्म रॉड, एक रॉड है यूनिफॉर्म है, इट सफर्स अ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ऑफ 2 × 10⁻3, यानी कि इसने डेल्टा L बाय L की वैल्यू हमें कितनी दे दी है, 2 × 10⁻3। आपसे पूछा है अगर ऐसा है तो बताइए परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना आएगा। जिन्होंने ट्राई किया है, जिसका 0 आया है सही है, बाकी जिसका 100, 200, 10⁻2 जो भी आया है गलत है। आइए चेक कर लेते हैं। हाँ, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम जो है हमारे पास 0 जिसका है वो सही है। अब देखिए कैसे करना है। देखो आपको पता है सिग्मा की वैल्यू क्या हुआ करती थी, माइनस ऑफ डेल्टा R बाय R अपॉन में डेल्टा L बाय L। सिग्मा की वैल्यू आप कितने रखिए 0.5। तो यहाँ पर मैं इसको इधर लेके चला जाता हूँ, तो आपके पास वैल्यू आएगी माइनस के डेल्टा R बाय R इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2 आ जाएगा, यानी कि 1 इंटू 10, 0.5 इंटू 2 करोगे तो 1 हो जाएगा ना, 1 × 10⁻³ ये माइनस का आएगा, ऐसे लिखो। समझ गए ना, 0.5 दे रखा है, 0.5 में मेरे को डेल्टा L बाय L की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास 0.5 इंटू करूंगा 1 × 10⁻³ आ जाएगा डेल्टा R बाय R। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम पूछा था, पहले वॉल्यूम ऑफ अ रॉड सिलेंड्रिकल है, फॉर्मूला क्या होता है πr²h, तो πr²L। परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम पूछा था, वही जैसे मैंने आपको कराया था फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस वाला,
1/3 mg/ak आया था ना, ऐसे यहाँ पे भी यूज करेंगे डेल्टा v बाय v इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट, इसको हम लोग छेड़ेंगे नहीं, r स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा r बाय r प्लस l के लिए क्या आ जाएगा 1s की पावर, तो 1 इंटू डेल्टा l बाय l आ जाएगा। एरर्स एंड मेजरमेंट रिलेटिव एरर कराए थे, वहीं से ये सब कुछ निकाला था, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर है तुम्हारी बुक का, ठीक है, बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे इसके लल्लू लल्लू से। हाँ तो बस उसी का यूज करना है बस तुम्हें। अब तुम्हें डेल्टा इन परसेंटेज निकालना है, तो डेल्टा v बाय v इंटू 100 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा r बाय r, 2 इंटू डेल्टा r बाय r कितना है माइनस का 1 10 की पावर -3 माइनस 1 इंटू 10 की पावर -3 प्लस डेल्टा l बाय l कितना दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर -3 2 इंटू 10 की पावर -3 2 1 जा 2 2 इंटू 10 की पावर -3 माइनस का प्लस का, तो डेल्टा v बाय v कितना आ गया आपके पास 0 0, ये माइनस का प्लस का सेम वैल्यू तो 0 आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट अ डेप्थ वेयर अ प्रेशर इज 500 180 इफ डेंसिटी एट सरफेस इज इतना दे रखा है और आपको बल्क मॉडुलस की वैल्यू दे रखी है, राइट। वेल ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक था, ये मिटा रहा हूं, तो बच्चों वाला चीज था, थोड़ा सा ठीक था, बस इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगा था, दिमाग लगाना था कि आप लोगों ने लगाया कि नहीं, वो मेरे को नहीं। एक्चुअल में यहां पर इसने बोल रखा है डेंसिटी सरफेस पे की दे रखी है आप, राइट। इसका मतलब आप सरफेस से इस डेप्थ पर गए होंगे और सरफेस पे ये तो 500 180 एम, सरफेस से प्रेशर कितना होता है 180 एम, है ना। और बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला याद है क्या था हमारे पास, K इज इक्वल्स टू PV बाय डेल्टा V, डेल्टा PV बाय V, ये आया था हमारे पास, राइट। अब यहां पर आपके पास डेल्टा P मतलब मैंने क्या बोला, जहां पे प्रेशर का चेंज होगा आपको डेल्टा P लेना पड़ेगा। सरफेस पे जो प्रेशर था वो कितना मानेंगे 180 एम और नीचे गए तो 501 था, तो चेंज इन प्रेशर P2 माइनस P1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 501 माइनस 1, एक सरफेस पे और 501 तो नीचे था। एग्जाम में अच्छा है, हमें बहुत अच्छी वैल्यू दी ताकि हमारा आंसर जो है 500 में आ जाए, कैलकुलेशन इजी कर दी उसने हमारे लिए, राइट। तो हमारे पास आ जाएगा 580 एम और 580 एम को पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं 180 में जोड़ कितने पास्कल 1.013 10 की पावर 5 पास्कल से, ठीक है। तो एटीएम को उसमें कन्वर्ट कर देना पहले पास्कल में, ठीक है। एक तो एक क्वेश्चन ये रहेगा। अच्छा अब इसने बोला था डेंसिटी ऑफ वाटर एट द डेप्थ, तुम्हारे पास यहाँ पे देखिए क्या आ गया, आपके पास डेल्टा पी की वैल्यू आ गई 500 इंटू 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल में कन्वर्ट करेंगे, एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट कर दिया, इंटू v बाय डेल्टा v को ऐसे रखिए और k की वैल्यू आपको गिवन थी 2 इंटू 10 की पावर 9, राइट। अब डेल्टा v को इधर ले जाओ, v को इधर ले आओ, तो मेरे पास आ जाएगा a इज इक्वल्स टू में आएगा डेल्टा v बाय v इज इक्वल्स टू 500 इंटू 1.013 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर 9, राइट। यानी कि आपको इसकी वैल्यू पूरे की मिल जाएगी, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमने पूछा डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगा उस डेप्थ पे, और हमने देखा था ये वैल्यू बढ़ती है, डेप्थ पे डेंसिटी बढ़ती है, पीछे मैंने सबसे पहले शुरुआत आज यहीं से कराई थी, तो वैल्यू यहाँ पे आपके सामने दिख जाएगा आपको। वेल क्या डेल्टा v का मतलब क्या है, वॉल्यूम क्या होता है, देखो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू m बाय रो होता है। और अगर डेल्टा v पूछ रहा है तो यानी कि बेसिकली आपसे पूछ रहा है v2 माइनस v1 को मैं डेल्टा v लिख सकता हूं, और v2 का मतलब मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं, इसकी जगह पर देखो डेल्टा v को कैसे लिख रहा हूं मैं यहाँ पे ऐसे, m ये मास दोनों का सेम रहेगा बाय रो डैश माइनस m बाय रो अपॉन में m बाय रो। भाई ये तो कह रहा है डेल्टा v को मैंने v2 माइनस v1 अपॉन में v, तो ये लिख दिया है इज इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू आ जाएगी या फिर आप ऐसे लिख दो डेल्टा v बाय v लिख दो अभी के लिए, मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखेंगे अगर ध्यान से तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, ये तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा, ये बचेगा m कॉमन आ रहा है तो m भी कट जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे बचेगा आपके पास, इसको मिटाए तो इस तरफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अगर m कॉमन निकाल लोगे तो आगे बचेगा 1 बाय रो डैश 1 बाय रो और 1 बाय रो इसे खत्म कर दूं माइनस 1 अपॉन 1 बाय रो, ये बचेगा ना, अरे ये भी सेम आ जाएगा,
नीचे, तो ऊपर कट जाएगा, 1 बचेगा ना ऊपर, तो ये रो ऊपर पहुंच जाएगा, तो इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी। ठीक है, तो रो को ऊपर पहुंचाइए तो आपके पास जाएगा रो अपॉन रो डैश इज इक्वल्स टू सॉरी माइनस 1 इज इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई वी। कहां पर बेटा 1 बाय रो याद हो गया, इधर ये भी 1 बाय m कॉमन ले लिया, 1 बाय रो बचेगा, और 1 बाय रो इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन रो डैश अपॉन 1 अपॉन रो माइनस 1 अपॉन रो अपॉन 1 अपॉन रो। तो ये हमारे पास ऐसे कट गया तो 1 ये तो आएगा बेटा, सेम हो जाएगा ना, तो mm कट गया तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया, इसको रो को ऊपर ले गया, रो अपॉन रो डैश माइनस 1, ये वाला पूरा ये सब 1 आ रहा है ना, 1 अपॉन 1 तो 1 ही है, तो पूरा 1 आ रहा है बेटा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू ऐसे आई थी। अच्छा, अब आपको निकालना था रो डैश इधर पहुंच जाएगा, रो डैश इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, और v बाय या फिर किसी वैल्यू डाल दो, आपका आंसर आ चुका है आपको, क्योंकि डेंसिटी आपको गिवन है वाटर की, ये आपको कैलकुलेट करना था, इसको इधर पहुंचा दो, तो रो अपॉन रो डैश इज इक्वल्स टू डेल्टा v बाय v प्लस 1, राइट, और रो डैश इधर ले आओ, इसको नीचे ले आओ, रो डैश इज इक्वल्स टू रो अपॉन 1 प्लस डेल्टा v बाय v, डेल्टा v बाय v की वैल्यू आपके सामने यहाँ पर, इस वैल्यू को डाल देना आपके पास हमेशा, राइट। देखो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आपको डेल्टा v है, दो आंसर आ सकते हैं इसके, रख दो इसकी वैल्यू, आप रख देना, मैंने कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसलिए रख। अभी जो है आपके पास पॉसिबिलिटी क्या थी, जैसे मैंने यहाँ पे डेल्टा v में मैंने क्या लिखा था, v2 माइनस v1 लिखा था ना, तो v2 माइनस v1 करते समय मैंने जो वैल्यू लिखी थी वो हमारे पास कैसी आई थी, फाइनल माइनस इनिशियल लिखी थी ना, तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया है 1 अपॉन रो डैश माइनस 1 अपॉन रो किया है ना, और अपॉन में 1 अपॉन रो लिखा है, अगर मैं इसको v2 को इनिशियल मान लेता हूं, मतलब ये वाला मान लेता हूं, अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा 1 अपॉन रो माइनस 1 अपॉन रो डैश अपॉन 1 अपॉन रो कर दूंगा, है ना, तो मेरे पास जो कहानी आएगी ज्यादा अंतर नहीं आएगा, ये वाली जो रो डैश की वैल्यू आएगी, ये वाली ऐसे हो जाएगी। तो आप तो दोनों आंसर, मतलब जब आप लास्ट में निकालोगे तो डेंसिटी दोनों दे सकते हैं, तो इसलिए आप चेक कर लेना कि जो मैंने अभी सॉल्यूशन किया उसके हिसाब से प्लस का है, हाँ, तो दोनों चेक करके देखना, दो में से एक आंसर है ना, जनरली जो सही होता है वो माइनस वाला होता है ना, ये तो मैंने आपको करके दिखाया, क्योंकि मैंने किस में से माइनस किया है, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस किया है, रो डैश वाले में से, बड़े वाले में छोटे को किया है, लेकिन वो जनरली किताब में क्या करते रखते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करते हैं, तो आंसर का कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, तो सब कुछ सेम आएगा, बस उसके केस में क्या आ जाएगा 1 माइनस रो v बाय v, और इसकी वैल्यू मैंने तुम्हें निकालनी सिखा दी, इसकी तुम्हें गिवन थी, ये सॉरी ये निकाली थी तुम्हें गिवन थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बन जाता है, इतना ज्यादा टफ भी नहीं था, कॉन्सेप्ट वाइज था, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस चैप्टर के लिए इतना ही रखते हैं, सेशन जो रहेगा न्यूमेरिकल सेशन वो हम लोग कर लेंगे, और अब नया चैप्टर शुरू करेंगे फिजिक्स का। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।